हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 28 से 31 मार्च तक का 4 दिन का करंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका जो है वो मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और कल से ही आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और मुश्किल से 2 से 3 दिन में सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सब वीडियोस पे टाइमली आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व कबड्डी दिवस जो 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पर भारत ने कितने खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है 122, 124, 126 और 128। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये 128 खिलाड़ियों का कबड्डी खिला 128 खिलाड़ियों ने एक साथ कबड्डी खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया हुआ है। ये जो आयोजन था, होलिस्टिक इंटरनेशनल ओवरसीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हरियाणा सरकार ने वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया हुआ है। उसी समझौते ज्ञापन के तहत ये जो है आयोजन किया गया और इस आयोजन को क्या है, सुबह 11 बजे जो है वो करीब 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी का मैच स्टार्ट हुआ, जो लगातार 3 घंटे चला और दोपहर को 2 बजे के बाद ये है समाप्त हुआ है। ठीक है, तो टोटल 128 खिलाड़ियों के साथ ये खेल के जो है वो गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह 2005 EX-296 का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सीवी रमन, एस सोमनाथ, जयंती मूर्ति और नंबी नारायण। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये भारतीय वैज्ञानिक जयंती मूर्ति जी जो हैं इनके नाम पर EX-296 का नाम रखा गया है। अब इस EX-296 क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड को जयंती मूर्ति नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये जो घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है उसका जो कार्य समूह है, वर्किंग ग्रुप है, उसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। और ये जो वर्किंग ग्रुप है ये सौर मंडल में छोटी वस्तुओं को नाम देने का प्रभारी है। इसका ही कार्य है कि छोटी वस्तुओं को, जो इस तरह के एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, उनको क्या नाम देना है, ये इसी कार्य समूह का कार्य है, तो इसने नामित किया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर बात करें इस क्षुद्र ग्रह की खोज की, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MW बुई द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये क्षुद्र ग्रह है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह वे ग्रह हैं, छोटे छोटे से पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। बेल्ट होती है एक, और ये जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसी तरह ये जो क्षुद्र ग्रह है EX-296, ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच में 3.3 साल में, जो भारतीय समय है उसके अनुसार 3.3 साल में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च की ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार शहरों में रहने वाले अरबपतियों के आधार पर मुंबई वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? किस शहर में कितने अरबपति रहते हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि मुंबई जो है वो, मुंबई में अरबपतियों की संख्या के आधार पर मुंबई का विश्व में स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, मुंबई जो है वो अरबपतियों की संख्या के मामले में जो शहर हैं उन शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। मुंबई जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है और मुंबई में कुल अरबपतियों की संख्या जो है वो 92 है। तो अगर दुनिया के जो शहरों के आधार पर मिलेनियर्स की बात की जाए, तो ये यहाँ पे हमने लिस्ट लगाई है जिसमें सबसे ज्यादा मिलेनियर जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कुल 119 अरबपति हैं। ठीक है, जबकि लंदन में जो है वो 97 अरबपति है। ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है ये संख्या बढ़ी हुई है, मतलब जो पिछली लिस्ट थी उसके आधार पर, उसके अनुसार जो है वो 14 अरबपतियों की जो है संख्या बढ़ी हुई है। तीसरे स्थान पर मुंबई है जहां पर 26 अरब लोग जो है वो अरबपतियों की श्रेणी में बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि सबसे ज्यादा मुंबई में आपको दिखाई देगी। ठीक, अब अगर बात करें कि जो टॉप 10 वेल्दिएस्ट पर्सन है
और ऐसे देश जहां पर सबसे ज्यादा मिलेनियर्स या करोड़पति अरबपतियों की संख्या है, तो सबसे ज्यादा इनकी वेल्थ जो बढ़ी है, टॉप 10 वेल्थ वाले जो है वो इलॉन मस्क है। ठीक है, ये जो है इलॉन मस्क। और अगर कंट्री की बात करें जहां सबसे ज्यादा बिलियनियर है, तो चाइना जो है वो शीर्ष स्थान पर है। चाइना में कुल 814 बिलियनियर या अरबपति लोग जो हैं वो रहते हैं, जबकि इंडिया इस रैंक इसमें भी तीसरे स्थान पर है। और इंडिया में कुल 271 अरबपति जो है रहते हैं। ठीक है, टोटल जो है इंडिया में 271 अरबपति हैं। ठीक, अगर आप ये लिस्ट चाहते हो तो आप लिस्ट का वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जो सारा कंटेंट है हम पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये हमारा यहाँ पर टेलीग्राम का यूजर नेम है। नीचे हमने संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के ये पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है एज इट इज इसी फॉर्म में है। ठीक, तो आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है? स्पेशलाइज जो है कमिटी जो है फॉर्म की गई है। ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, हरिशंकर सिंह, निरंजन कुमार बसु और बी मजूमदार। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये डी वाई चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में ये समिति गठन की गई है। जबकि ये तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग भी क्या हैं, इस समिति के सदस्य हैं। ठीक है, और अदालत ने इस समिति से बोला है कि ये जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और इस मामले को अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मतलब अब इसमें सुनवाई जो है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी। इस समिति में डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा हरिशंकर सिंह, निरंजन कुमार वासु, बी मजूमदार और देवेश गढ़वी जो हैं ये इस समिति के सदस्य हैं। और समिति का गठन इसलिए हुआ है बिकॉज जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है वहां पर ये गूज जो है, ठीक है, इनका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, ये जो है इनकी क्या है, मृत्यु हो रही है। और मृत्यु का कारण क्या है, जो ओवरहेडेड या भूमिगत बिजली लाइनें हैं इनकी चपेट में ये आ रहे हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये समिति का जो कार्य है वो यही है, राजस्थान और गुजरात के उन क्षेत्रों में जिन्हें भारतीय वन्यजीव संस्थान ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया है, समिति ओवरहेड तथा भूमिगत बिजली लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता और सीमा का निर्धारण करेगी, ताकि इनकी जो है जिस तरह से इनकी डेथ हो रही है वो डेथ्स पे क्या किए जा सके, रोक लगाई जा सके। तो इसी कारण बस ये समिति का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस मिशन द्वारा शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा किया गया है? मतलब ऐसा मिशन जो कक्षा में बिल्कुल भी मलबा ना छोड़े, डेब्रिस ना छोड़े। बिकॉज अंतरिक्ष में जो अब मलबा इकट्ठा होता जा रहा है, डेब्रिस जो इकट्ठा होता जा रहा है, ये वैज्ञानिकों के लिए इस समय एक चिंता का विषय है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि आगे ये समस्या जो है वो अत्यंत भयावह हो सकती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसरो का कौन सा मिशन है जिसने शून्य कक्षीय मलबा मिशन का जो है वो दर्जा हासिल किया है। ऑप्शन है SOEM-4 मिशन, JOEM-6 मिशन, TOEM-2 मिशन और POEM-3 मिशन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। ये इसरो का POEM-3 मिशन जो है ये शून्य कक्षीय मलबा मिशन का जो है इसको दर्जा मिला है। ये इसका POEM का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 मिशन। इसने जब पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया तो ये प्रवेश करते ही इसमें जो है वो आग लग गई और इसने स्वयं को जलाकर जो है वो खत्म कर दिया। इसने किसी भी तरह के मलबे का जो है जनरेट नहीं किया है, मलबा इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है और ये पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो गया है। ठीक है, और ये जो कार्य किया है इसरो ने 21 मार्च 2024 को जो है ये कार्य किया है। ठीक है, ये इसरो का जो PSLV C-58 था या XPOSAT मिशन जो था, इसने कक्षा में व्यवहारिक रूप से शून्य मलबा छोड़ा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक को इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, DG बोल सकते हो आप। ऑप्शन है पीयूष आनंद, राजीव कुमार शर्मा, सदानंद वसंत दाते, तपन डेका। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये सदानंद वसंत दाते जी हैं। इनको NIA के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, ACC जो
कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, उसने मंजूरी दी है और ये 31 दिसंबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे। इसके अलावा राजीव कुमार शर्मा जी जो हैं, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक बने हैं, जबकि पीयूष आनंद जी जो हैं, वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो वीडियो पर अपने लाइक्स या कमेंट्स के माध्यम से जो है अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें जो कंटेंट डिस्कस कर रहा है वो आप किस तरह से आपको विजिबल है, किस तरह से आप इसको पढ़ पा रहे हैं, आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है इसको शेयर करें, ताकि हमारी रीच भी जो है वो बढ़ सके और हम ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिलेंगे तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है? ऑप्शन है 16%, 17%, 18% और 19%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत ने अपनी नई रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 18% की गिरावट जो है वो हासिल की है। सकारात्मक कदम है भारत का कि अब भारत में जो है वो कम मृत्यु हो रही है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो है 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में 16% की कमी और होने वाली मृत्यु दर में 18% की गिरावट आई है। ठीक है, इसके अनुसार 2015 में जो 1 लाख जनसंख्या पर 237 टीबी के मामले होते थे, वो 2022 में घटकर 199 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब अब 38 जो है मामले कम जो है सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 2015 में जो मृत्यु दर 28 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी, वो घटकर 23 प्रति 1 लाख जनसंख्या हो गई है। मतलब वहां भी 5 जो है वो 5 कदम हमने जो है वो आगे बढ़े हैं। ठीक, बाकी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फैक्ट है वो है कि भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो घोषित किया है। भारत चाहता है कि वर्ष 2025 तक जो है ये स्वयं को टीबी मुक्त देशों की सूची में शामिल कर ले। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मंजूरी दी गई है, उसका आपको नाम बताना है। नाम क्या है? तिरंगा, शिव शक्ति, शक्ति शंकर और आदिशक्ति। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी। ये जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट है उसको शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। इस बात की अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा भी मंजूरी अब दी गई है। जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो ग्रहीय प्रणाली नामकरण का जो समूह है, कार्य समूह है, वर्किंग ग्रुप है, इसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लिए शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी गई है। बाकी चंद्रयान 3 जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट क्विक रिवीजन के लिए ये चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत क्या है? दुनिया का पहला देश है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ठीक, और 26 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा का लैंडर जो है जिस स्थान पर चंद्रमा की सतह पर उतरा है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अब इसी बात को जो है वो IAU ने भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चंद्रयान 2 की लैंडिंग का तो जो विफलता स्थल था जहां पर वो गिरा हुआ था, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिस दिन विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, ये 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, तो उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो 23 अगस्त आपका जो हो गया वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान ऑपरेशन संकल्प कब से कब तक आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं 14 दिसंबर से 23 मार्च 2024, 15 दिसंबर 2023 से 24 मार्च 2024, 16 दिसंबर 2023 से 25 मार्च 2024
और 17 दिसंबर 2023 से 26 मार्च 2024। अब आपको ऑप्शंस देख के लग रहा होगा कि ये बहुत क्लोज हैं, बट आप यकीन रखिए एग्जाम में इतने ही क्लोज ऑप्शंस आते हैं, और अगर आपको एकदम ठीक से क्वेश्चन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को जरूर गलत कर देंगे, बिकॉज ऑप्शंस इतने ही क्लोज आते हैं। तो जब भी आप डेटा रख रहे हो, याद कर रहे हो, तो आप उसको किसी तरह से ऐसे याद रखें ताकि आपको डेट्स वगैरह याद रहें। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। ये ऑपरेशन संकल्प जो है वो 14 दिसंबर 2023 से 23 मार्च 2024 के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, ये जो है क्या है, भारत का एक समुद्री सुरक्षा अभियान है। बाकी थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हैं। ये जो आयोजन हुआ है, ये अदन की खाड़ी के आसपास, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तटों, ये 3 स्थलों पर यह जो है अभ्यास का आयोजन किया गया। बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके अथवा हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर ये पीडीएफ लेकर ये सारी डिटेल आप अपने पास रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किए गए? घोषणा इनकी पहली हो चुकी थी, बट अभी एक समारोह आयोजित किया गया और उस समारोह के दौरान ये जो है वो पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 और 6। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, कुल 5 लोगों को इस वर्ष जो है वो भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। जो 2024 में भारत रत्न विजेता है उसमें इनके नाम है एम.एस. स्वामीनाथन जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह जी। इसमें केवल लालकृष्ण आडवाणी जी जो हैं जिनको जीवित रहते हुए मिला है, बाकी 4 व्यक्ति जो हैं इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, तो बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है ये। और ये 5 व्यक्ति जो है भारतीय महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर से आपसे एक बार बोल दूं कि आप प्लीज हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम इसमें आपका जो है वो और हम अपने वीडियोस में सुधार कर सके, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपकी मदद कर सकें। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में कितने बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ? फूड वेस्ट जो है वो उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन है 1.20 बिलियन टन, 1.15 बिलियन टन, 1.05 बिलियन टन और 1.30 बिलियन टन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2022 में कुल 1.05 बिलियन टन जो है वो खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ है। ये रिपोर्ट यूएनईपी और डब्ल्यूआरएपी ने संयुक्त रूप से जारी की है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक मील बर्बाद हुए। ठीक है, एक मील जो है, एक व्यक्ति जो खाना खा रहा होता है उसको मील बोलते हैं। तो 1 अरब से अधिक मील जो है वो प्रतिदिन बर्बाद हुए। ठीक है, और ये जो अपशिष्ट आया उसमें करीब 60% जो अपशिष्ट है वो घरेलू स्तर पर आया है। घरों के भीतर से जो है ये खाद्य की बर्बादी हुई है। और ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं बिकॉज दुनिया भर में करीब 783 मिलियन लोगों को भूखमरी और लगभग 1/3 लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। ये तब है जब इतना खाना बर्बाद हो रहा है। तो ठीक है, हमें किसी ना किसी ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जहां से ये बर्बाद होते भोजन को जो है वो जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है उन तक किसी तरह से पहुंचाया जा सके और इस बर्बादी को क्या किया जा सके, रोका जा सके। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है वो प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल्स हैं। यहाँ पर पहले तो एक डेफिनेशन, आप खाद्य अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो मानव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधित अखाद्य भाग, ठीक है, जिनको खाया नहीं गया है, उन भागों के रूप में जो है वो खाद्य अपशिष्ट को परिभाषित किया गया है। हो सकता है कभी आपसे परिभाषा ही पूछ ली जाए। ठीक है, बाकी आप जो है ये और डिटेल हमसे पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल या जो हेयर, आपके सर पे जो बाल हैं उसके भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसने बालों के प्रति होने वाले, बालों के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस है अमेरिका, इटली, फ्रांस और सऊदी अरब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी,
फ्रांस जो है वो दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने बालों के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि बालों की बनावट, उनकी लंबाई, उनका रंग या उनकी शैली के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला जो है वो दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 2023-24 में कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज हैं, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी उन्हीं में होती है, प्राइवेट कंपनीज में सरकार की हिस्सेदारी नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर, वो कितनी हिस्सेदारी बेचकर कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं। 14,500 करोड़, 15,500 करोड़, 16,500 करोड़ और 17,500 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से कुल अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 16,500 करोड़ रुपए कमाए हुए हैं। ये 10 सरकारी कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी बेच के कमाए हैं। जो सरकार का लक्ष्य था वो सरकार 18,000 करोड़ का लक्ष्य रख के चल रही थी कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार जो है 18,000 करोड़ रुपए कमाएगी, वो अर्जित करेगी, जबकि किया कितना है, केवल 16,500 करोड़ अर्थात 9% कम किया हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ये सीपीएसई जो है इनसे लाभांश या डिविडेंड के रूप में करीब 63,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, जबकि लक्ष्य इनका कितना था, 50,000 करोड़ का। तो यहां पर इन्होंने अपने लक्ष्य से भी ज्यादा पैसा अर्जित किया है। 63,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने ज्यादा अर्जित किया है। और अगर बात करें तो कोल इंडिया, ओएनजीसी के आंकड़े हमारे पास हैं। ओएनजीसी सरकार को करीब 2,964 करोड़ रुपए, इसके अलावा पावर ग्रिड से 2,149 करोड़ रुपए, और गेल इनको क्या है, सरकार को शीर्ष लाभांश, सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मुंबई। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, ये भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन मुंबई में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, मुंबई में सेना या थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना, इन तीनों का जो है वो एक सिंगल स्टेशन जो है स्थापित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो है वो एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना है। जो पहले एक जो है वो इंटीग्रल थिएटर कमांड स्थापित किया जाए, उससे पहले ये देखना है कि ये तीनों सेनाएं जो है किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन में कार्य कर सकती हैं, उस कोऑर्डिनेशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो है वो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है स्थापित किया जा सके। और उससे क्या होगा कि जब तीनों सेनाएं एक साथ एक ही जगह से ऑपरेट होंगी तो वो क्या है, बहुत ही एफिशिएंटली काम करेंगे, और वहां पर जो कम्युनिकेशन गैप होने की संभावना हो सकती है या कुछ हो सकता है इस तरह की, तो उनको क्या किया जाए, पूरी तरह से वीड आउट किया जा सके। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएनडीआरआर के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद बागची, कमल किशोर, अश्विनी केपी और इंद्रमणि पांडे। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है। ये कमल किशोर जी को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये नियुक्ति इनकी जो है वो जापान के मामी मिजोटोरी के स्थान पर हुई है। ठीक है, अगर यूएनडीआरआर की बात करें तो ये 1999 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, माताबारी पेरा और पचरा को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये मातावारी पेड़ा और पचरा जो है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जिनको हाल में भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है इनको दिया है। यहाँ पर अगर मातावारी पेड़ा की बात करें तो ये डेयरी आधारित मीठी वस्तु है। डेयरी आधारित मतलब दूध दही वगैरह से ये बनती है, मीठी है, स्वाद में मीठी होती है, जो परंपरागत रूप से गोमती जिले के
त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, जो त्रिपुरा का गोमती जिला है, वहां गोमती जिले में जो त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, उस मंदिर में प्रसाद के रूप में लगाया जाता है, इसको परोसा जाता है। जबकि पचरा जो है वो राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। ठीक है, तो मातावारी पेड़ा खाद्य वस्तु हो गई, जबकि पचरा क्या है, एक बुना हुआ कपड़ा है। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियोस में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज हमें कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस की डिटेल कैसी लगी। ठीक है, बाकी अगर आप अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए क्वेश्चंस के अपडेट्स, नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज इतना ही, बाकी कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।